फिर स्टार्ट करते हैं। सिक्स सिक्स कैपिटल FT 6XWER 310। ओहो दवानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जो कर रहे थे स्टीयरिंग मैकेनिज्म कर रहे थे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक है। यस सर। लास्ट टाइम हमने किया था, एक तो फॉर्मूला देखा था ये करेक्ट स्टीयरिंग वाला, और बाकी रेडियस निकाले थे, आउटर व्हील, इनर व्हील, फ्रंट वाले और रेयर वाले के फॉर्मूला, और उसके न्यूमेरिकल इक्वेशन सॉल्व करी थी। वो बेसिक इक्वेशन थी ये स्टीयरिंग की फॉलो करते हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो स्टीयरिंग मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं जनरली, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट मुझे दे दो, ये लगा नहीं है शायद। रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, और मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो जो भी है सारे। स्टीयरिंग वाला तो पूरा हो जाएगा। अब ये देखो स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है, अब इसमें हम ये देखो, अरे भाई, स्टीयरिंग में हम दो तरह के मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो अब तक बने हैं। उनमें दो हैं आपके, एक है डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म और दूसरा है एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। ये दो ही मैकेनिज्म आपके यूज़ होते हैं आजकल। ज़्यादातर एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी ये वाला अभी कम होता है, लेकिन ये पहले होता था। इन दोनों में फ़ायदा नुकसान मैं बता देता हूँ, ये क्यों प्रेफर करते हैं। क्योंकि डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में स्लाइडिंग पेयर होता है। क्या होता है? स्लाइडिंग पेयर लगे होंगे, और वो स्लाइडिंग पेयर की वजह से जहाँ पे स्लाइडिंग होगी वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने से वेयरिंग ज़्यादा होगी। तो वेयरिंग ज़्यादा होने की वजह से, यार ये हैंग कर रहा है, मेरे को इसको बंद ही करना पड़ेगा, लोडेड हो रहा है। ठीक है, तो वेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, आपका पीस जो होगा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, वेयर आउट कर जाएगा, तो आपको डैमेज हो जाएगा जल्दी। तो इसीलिए करेक्ट, और ये जो है इसके हर पॉइंट पे वो पॉइंट, ये वाली लाइन आपको बाद में समझ में आएगी, बस ये समझ लो कि वो हर टाइम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग फॉलो करेगा हर टाइम पे। मतलब मान लो जैसे ये व्हीकल है, तो व्हीकल जब लेफ्ट टर्न ले रहा है तो कितना भी एंगल का टर्न ले, 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 16 डिग्री का, मैक्सिमम मान लो 30 डिग्री टर्न ले सकता है। लेफ्ट टर्न लेते वक्त या राइट टर्न लेते वक्त 30 डिग्री ऐसे इंक्लाइंड हो सकता है। तो 30 डिग्री का टर्न तक में चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, हर पॉइंट पे वो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग फॉलो करेगा। और वो कौन सी है? cot फाई माइनस कॉट थीटा इक्वल टू C/B। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो आपकी हमेशा फॉलो होगी, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग, कि वो एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट टर्न लेते वक्त इस इक्वेशन को फॉलो करे, तो वो हर एंगल के लिए फॉलो होगी। ये डेविस स्टीयर का फ़ायदा है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि वेयरिंग और फ्रिक्शन होने की वजह से वेयरिंग जल्दी हो जाती है, तो आपका पीस जो है वो ज़्यादा टाइम तक सही नहीं रहता, उसके बाद वो इनएक्यूरेट हो जाता है वेयरिंग होने के बाद, थोड़े टाइम के बाद। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। इसमें सारे के सारे टर्निंग पेयर यूज़ होते हैं। आई होप आपको स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर पता है, क्योंकि आपने टर्म पढ़ा हुआ है, तो उसमें स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर आपको मालूम होगा। अब इसमें सिर्फ कोई स्लाइडिंग पेयर नहीं होगा, टर्निंग पेयर होगा। टर्निंग पेयर होने की वजह से फ्रिक्शन हमेशा कम रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा तो वेयरिंग नहीं होगी, तो इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और ये रिजल्ट सही देगा। अब इसका सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये हर टाइम पे, जैसे
डेविस एक्करमैन चाहे कितना भी एंगल हो, हर टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में कितने भी एंगल पे, थीटा फाई पे, या वो हमेशा फॉलो करेगा फंडामेंटल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को। लेकिन एक्करमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म इस इक्वेशन को, जो जिसकी वजह से वो कहता है कि टर्न लेते वक्त एक ही इंस्टेंटेनियस सेंटर बना रहे, गाड़ी जब टर्न लेगी लेफ्ट साइड या राइट साइड तो उसका एक ही इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा टर्न लेते वक्त। उस इक्वेशन को उसको अगर फॉलो करवाना तो वो ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन वो हर पॉइंट पे फॉलो नहीं करता। एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म सिर्फ 3 जगह पे ये सही एग्जैक्ट फॉलो करेगा, यानी 3 ही एंगल होंगे थीटा या फाई के, 3 वैल्यूज होंगी जिस पे ये फॉलो करेगा एग्जैक्ट। वो कौन कौन सी होंगी? जब गाड़ी आपकी स्ट्रेट चल रही होगी तब, ठीक है, जब गाड़ी आपकी स्ट्रेट चल रही होगी तब एक तो फॉलो करेगा। एक जब एक्सट्रीम राइट टर्न लेना हो, मैक्सिमम राइट टर्न जितना ले सकता है वो, और मैक्सिमम लेफ्ट टर्न जो ले सकता है वो, इन 3 टाइम पे मान लो अगर 30 डिग्री का टर्न ये ले सकता है तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पे ये सही रिजल्ट देगा, एक्सट्रीम राइट साइड में भी 30 डिग्री पे ये सही रिजल्ट देगा। एग्जैक्ट ये फॉलो करेगा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग, ये वाला इक्वेशन। और जब स्ट्रेट होगा तो ये फॉलो करेगा, स्ट्रेट के टाइम पे जब 0 डिग्री होगा। बाकी उसके बाद बीच में जो भी एंगल है 0 से 30 और 0 से 30 के बीच में, ये एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेगा। लेकिन फिर हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस सेंटर सेम नहीं रहेगा। वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट रहेगा। यानी वो 0 से 30 डिग्री के बीच में जैसे 10 डिग्री है, 11 डिग्री है, 15 डिग्री है, उस टाइम पे वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेगा लेकिन उसके बिल्कुल एकदम क्लोज रहेगा। तो इसीलिए स्किडिंग ना के बराबर ही होगी, इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक्करमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म ये यूज़ होता है आजकल ज़्यादातर। अब इन दोनों को समझने के लिए पहले डेविस स्टीयर गियरिंग मैकेनिज्म समझते हैं और फिर आपका एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म समझते हैं। डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, आपका जो भी मैकेनिज्म लगा होगा वो फ्रंट एक्सेल के आगे होगा। जैसे अगर ये वी डायग्राम देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस है, इसमें फ्रंट एक्सेल के आगे रहता है, एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म में आपका जो भी मैकेनिज्म है स्टीयरिंग मैकेनिज्म वो फ्रंट एक्सेल के पीछे रहता है। अब ये मैं जब कराऊंगा आपको साथ में समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इसमें डायग्राम में बारी बारी। पहले डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म ले रहा हूँ, इसको समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है इसमें। बोलता है कि देखो पहला पॉइंट, ये अगर हो सकता है इधर तो मैं इसको इधर सरका लेता हूँ, ठीक है। आप अगर ये देखोगे डायग्राम में, ये डायग्राम देखो तो ये फ्रंट एक्सेल है और ये रेयर एक्सेल है। अभी बैक एक्सेल या रेयर एक्सेल की बात नहीं है, फ्रंट एक्सेल से आगे आपका रहेगा सारा का सारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे है? ये मैकेनिज्म है, मैं आपको अलग से कलर से दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा नोट करना, ब्लू कलर से दिखाऊंगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ए टू सी, फिर सी टू डी, डी टू बी, एक 4 बार मैकेनिज्म लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। जो फ्रंट एक्सेल के ये 4 बार मैकेनिज्म लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसको हम, ये मैकेनिज्म फ्रंट एक्सेल के आगे लगा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा है? डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म फ्रंट के आगे लगा होता है, फ्रंट एक्सेल के आगे। अब इसमें होगा क्या, बाकी तो आपको पता है कि भाई ये जो है ये आपका स्टब एक्सेल है, ए से लेके ये वाला पॉइंट तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टब एक्सेल होता था। तो टर्न लेंगे तो व्हील आपका इस पोजीशन में हो जाएगा लेफ्ट टर्न लेते वक्त, ये स्ट्रेट पोजीशन पे ये है, जब लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी। तो कितना एंगल थीटा मूव किया ये लेफ्ट वाला, और राइट वाला कितना किया? 5। वो पिछली वाली इक्वेशन के हिसाब से चल रहे हैं। आपको पता था हमने पाइवेटेड सेंटर होता था बी और ये ए, ये पाइवेटेड सेंटर होते थे जिनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था? ये सी कहलाता था, ठीक है। और ये जो था ये व्हील बेस कहलाता था, यानी फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। और अब ए डिस्टेंस एक और आ गया है, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। अब इसको समझने के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ मैकेनिज्म। इसमें आप देख रहे होगे एक ये सीधी सी से डी तक एक रॉड है, ठीक है। पहले आप ये समझो, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, रेड कलर से ये कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, एक लिंक, ये डिफरेंट लिंकेज हैं, ये ए से लेके सी तक और ये डी से लेके बी तक, ये नॉर्मल स्टेट पोजीशन है। तो नॉर्मल स्टेट पोजीशन पे एक तो ए सी है, आप ये बोलो कि चलो ए एम तक मान लेते हैं, तो ए एम तक तो पूरा स्लॉटेड लिंक है, ए से लेके एम तक, ये ए से लेके एम तक स्लॉटेड लिंक है। और एक और लिंक भी है डी, बी से लेके एच तक, यहाँ पर बी से लेके एच तक, तो वो बी से लेके एच तक ये भी एक स्लॉटेड लिंक है। आप देख रहे होगे इसके अंदर स्लॉट, एक ये स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है जिसके अंदर ये जो है ये कंपोनेंट रेसिप्रोकेट करता है ऐसे आगे पीछे, ठीक है, ऐसे आगे पीछे इस स्लॉट के अंदर। यहाँ पे भी सेम स्लॉट सी है जो इसके अंदर ए एम के अंदर ऐसे
रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन अब ये रेसिप्रोकेट कर सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और स्लाइडर लगा दिया। ये पी और क्यू जो है ये स्लाइडिंग मेंबर है, अब ये फिक्स कर दिए मैंने, ये स्लाइडिंग मेंबर मैंने फिक्स कर दिए। 1 मिनट होल्ड करना। अनिमेश सर मैं क्लास के बाद करता हूँ, क्लास में हूँ, थोड़ा 12 बजे करता हूँ आपको, ठीक है? 12 बजे करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। ओके, तो ये आपका स्लॉटेड, ये स्लाइडिंग मेंबर है जो मैंने फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर एक रॉड है ये ब्लू कलर की, जो कि सी वाले स्लॉट से भी कनेक्टेड है और ये डी वाले स्लॉट से भी। तो अब ये जो ब्लू वाला जो लिंक है या इस पी और क्यू के बीच में, क्योंकि फिक्स हो गया है पी और क्यू, उसके अंदर से पास हो रहा है, तो ये सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो ये इस तरह से लेफ्ट और राइट ही जा सकता है, बस लीनियरली लेफ्ट और राइट जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ए और सी इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो मान लो नॉर्मल पोजीशन में ए और सी इस तरह से है, ए सी एच और बी इस तरह से। मान लो मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो मैंने इस स्लाइडिंग मेंबर को मैं लेफ्ट साइड मूव कराऊंगा, तो लेफ्ट साइड मूव कराऊंगा तो मेरा डी का नया पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ये देखो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो आपका ये जो डी पॉइंट है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्रीन कलर से, ये आपका डी पॉइंट था और ये आपका सी पॉइंट था। तो जब मैं लेफ्ट टर्न लूँगा तो मैं ये सी डी रॉड को इस साइड घुमाऊंगा, लेफ्ट साइड, तो मेरा डी जो होगा वो डी डैश पे आ जाएगा, यहाँ डी डी डैश पे आ जाएगा, और जो सी है ये सी डैश पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा सी, और डी यहाँ से यहाँ। तो एक्चुअल में अब आपकी फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई बॉडी की, वो मैं थोड़ा सा अलग से कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? पिंक कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको रहे। यहाँ से अब ये नई पोजीशन जो आई है, ए सी जो था रेड कलर से, ये ए सी जो रेड कलर का था, ये अब ए सी से ए सी डैश पे पहुँच गया। और जो ये ब्लू कलर की रॉड थी ये थोड़ी सी स्लाइड करके, कितनी स्लाइड करी, सी सी डैश पे आ गया। तो सी डी रॉड जो थी अब वो सी डैश डी डैश से रिप्रेजेंट करी जाएगी, तो सी सी डैश पे आ गया, डी डी डैश पे आ गया, तो डी डी डैश पे आ गया यहाँ पे। तो पूरी सी डैश डी डैश की रॉड जो है वो ये रही, सी डी रॉड जो है अब उसकी नई पोजीशन है सी डैश डी डैश। और आपका जो बी डी था, ये बी डी था, ये बी डी की नई पोजीशन है बी डी डैश, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर क्लियर करता हूँ। तो मान लेते हैं पहला जो पोजीशन था आपका, जो पहले रॉड ए बी की रॉड, ये ए सी रॉड थी, ये एंगल कितना बना रही थी, अल्फ़ा, लेफ्ट वाला राइट वाला अल्फ़ा। जब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं उससे पहले सीधी स्ट्रेट था, तब आपका ये अल्फ़ा बना रहा था। और उस टाइम पे स्ट्रेट पोजीशन के टाइम पे आपका ये वाला भी, ये क्योंकि स्ट्रेट चल रहा तो ये भी अल्फ़ा बना रहा था, तो ये वर्टिकल के साथ ये भी अल्फ़ा बना रहा है। ये वाला कौन सा, ये रॉड बी डी रॉड, बी डी रॉड भी अल्फ़ा बना रहा है, और लेफ्ट वाला भी, और ए सी रॉड भी, तो दोनों सेम एंगल अल्फ़ा बना रहे हैं जब हम स्ट्रेट चल रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट टर्न लिया तो आपका ए सी कितना एंगल मूव करा, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग मूव करते हैं, क्योंकि एक ही सेंटर के अबाउट इन्हें रोटेट करना है, क्योंकि इस वाले व्हील की एक्सिस और ये वाले व्हील की एक्सिस, दोनों व्हील की एक्सिस, ये वाली व्हील की एक्सिस दोनों सेम जगह पे जाके इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इसलिए दोनों एंगल अलग अलग टर्न करी। तो ये व्हील कितना टर्न किया, थीटा एंगल टर्न किया, ये वाला व्हील कितना एंगल टर्न किया, फाई एंगल टर्न किया। तो नेचुरली आपका राइट वाला टर्न जो है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये ए सी जो है वो भी कितना टर्न किया, यहाँ पे फाई एंगल टर्न किया, राइट वाला फाई कर रहा था तो ये भी फाई, ठीक है? वो 90 माइनस 90 थीटा इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला थीटा था, तो ये भी आपका टर्न करते वक्त कितना टर्न किया, ये कितना एंगल इस साइड लेफ्ट साइड में टर्न किया, ये एंगल जो है ये आपका थीटा हुआ। टोटल एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, फाई है, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है? समझ में आ गया? अब सेम यही चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है? अब ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ, पहले जब नॉर्मल पोजीशन में था, तो नॉर्मल पोजीशन में था तो ये वाले का सी वाला सेंटर भी, ये नॉर्मल पोजीशन में सी पोजीशन पे था, तो ये वर्टिकल एकदम बॉटम इससे पाइवेटेड सेंटर से, ए वाले पाइवेटेड सेंटर से कितनी दूर था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड सेंटर ऑफ दिस पॉइंट सी विल बी डी। तो नेचुरली स्ट्रेट टाइम पे ये था, तो एच का भी कितना होगा, इस वाले पाइवेटेड सेंटर से, वो भी डी रहेगा। अब जब मैं डिस्टेंस इधर मूव कराऊंगा, लेफ्ट टर्न लिया, तो जितना इस साइड टर्न करेगा डी से डी डैश टर्न करेगा, उतना ही सी से सी डैश जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में ही पास हो रहे हैं।
तो सी से लेके सी डैश का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं एक्स है, सी से लेके सी डैश तक का एक्स है। तो डी भी कितना मूव किया, डी से डी डैश तक कितना मूव किया, एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो वो एक्स डिस्टेंस है। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ए सी टू ए सी डैश, ए सी से ए सी डैश तक, कहने का मतलब सी का सी डैश तक। तो ये क्या हो रहा है, ए सी से ए सी डैश जब मूव किया तो फाई एंगल मूव किया ये, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। तो ये डी भी ए डी बी डी डैश पे पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स। तो इसका मतलब सी डैश सी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश इज इक्वल टू एक्स, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लिंक ए सी बी डी, जब स्ट्रेट में थे तो ए सी और ये बी डी दोनों कितना एंगल बना रहे थे टोटल वर्टिकल के साथ, अल्फा। तो वो मैंने आपको समझा ही दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी डी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो डी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए सी और बी डी का मतलब क्या है, आपका ये जो ए सी है, ये पॉइंट जो है, मैं क्लीन ही कर देता हूँ इसको, आपका ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, हॉरिजॉन्टली नापना है, तो वो कितना डी। ऐसे ही डी और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये, इसको कितना कहेंगे, डी। तो दोनों सेम है स्ट्रेट पोजीशन के टाइम पे। अब हम इसको डिराइव करना शुरू करते हैं कि कैसे ये डिराइव होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम लॉजिक लगाना हमने। पहले दो ट्राइंगल लेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर यहाँ देखोगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट ए डैश, एक ये सी डैश और ये सी। तो पहला ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल इसको बनाता हूँ रेड कलर से, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम पहले, ये वाला। ठीक है, ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है भाई फाई। तो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ। और ये एंगल कितना हो गया, थीटा, सॉरी फाई है, फाई प्लस अल्फा, ये 90 डिग्री रहेगा, ये ए डैश है और ये कितना सी डैश है। ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई टोटल, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ छोटा सा, अगर ये पॉइंट यहाँ सी ए सी तक कितना था, ए से लेके सी तक का भी डिस्टेंस था डी, और सी से लेके सी डैश तक का कितना है एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी प्लस एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस एक्स। क्लियर। और कौन सा डिस्टेंस पता है हमें, ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस पता है, ये कितना था ए, हमने पहले ही नापा था। फ्रंट एक्सेल से आपका आगे वाला जो स्लाइडिंग मेंबर है वो फ्रंट एक्सेल से कितनी दूर है, ये ए डिस्टेंस दूर है, हमने ये मान लिया। तो ये ए डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डायमेंशन हमें पता रहेगी, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये ए तो हमें पता ही लगेगा। तो ये ए हमारा इतना, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने ये ले लिया। तो हमारे फॉर्मूले में ए आ सकता है और ये डी प्लस एक्स आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसका देखो, ये वाली लाइन इस एंगल के हिसाब से ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ब्लू कलर देता हूँ। इस एंगल के हिसाब से हमें क्या क्या डायमेंशन पता है, एक इसका डायमेंशन पता है और एक इसका। तो इसके एंगल के हिसाब से ये साइड के बीच निकालें तो क्या बन सकता है, 10 या कॉट, तो 10 ले लेते। तो 10 फाई, रटना नहीं है, 10 फाई इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, डी प्लस एक्स बाई ए। क्लियर। तो पहले बड़े वाला ट्राइंगल लिया, ए इन ट्राइंगल ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश, उसमें ये फॉर्मूला आ गया। सेम वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। ठीक है, 10 फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल टू डी प्लस एक्स बाई ए। तो ये हमने अभी भी निकाल लिया। अब सेम ऐसे ही एक और ट्राइंगल बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। अब की बार ट्राइंगल लेना हमने ये वाला ए डैश सी, इसमें ये एंगल कितना अल्फा है, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपको पता है डी है, ये डिस्टेंस पता है ए है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, डी बाई ए। तो ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा, डी बाई ए। बस यही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था। ठीक है भाई, अब सेम ऐसे ही आपको, अब आपको ये एक फॉर्मूला पता है 10। अभी एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे बड़े वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, बी बी डैश डी डैश। अब यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो पहले क्योंकि ये लेफ्ट टर्न मूव किया था तो फाइनल पोजीशन कौन सी रह गई थी, ये वाली। तो बी बी डैश डी डैश, बी बी डैश डी डैश, ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है भाई, पूरा एंगल अल्फा था। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ थिकनेस इसकी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए क्या बोल रहा हूँ। ये अगर देखें तो ये पूरा एंगल कितना था अल्फा, ये एंगल कितना था थीटा मूव किया।
तो ये एंगल कितना रह जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो एक तरह से ये इस तरह से ट्राइंगल बन गया, ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया और ये डी डैश हो गया। तो ये एंगल बन गया आपका अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। आपका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए ये देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, डी, ये पूरा डिस्टेंस डी था। ये डिस्टेंस डी से डी कितना मूव किया था, एक्स डिस्टेंस मूव किया था। तो ये बचा वाला डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस एक्स। तो यहाँ डी माइनस एक्स लिख रहा हूँ। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है, ये आपकी डी माइनस एक्स है, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये डी माइनस एक्स। अब ये वाली लेंथ हमें पता है, वर्टिकल वाली, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हम इसी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हमें एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, हमें एंगल फिर से tan वाला लेना पड़ेगा या cot वाला ले लो। तो tan वाला लेते हैं जनरली सबके लिए, वही सिंपल रहता है। तो अल्फा माइनस फाइव, टेन अल्फा माइनस फाइव इजिकल टू क्या होगा, d माइनस एक्स बाई ए, है कि नहीं भाई। तो थर्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, टेन अल्फा माइनस थीटा इजिकल टू डी माइनस एक्स बाई ए। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन निकल गई। अब आपने कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, देखो पहले दो को हमें यूज़ करना है। अब पहले हम ये दो को यूज़ करेंगे। तो पहला तो आपको पता है टेन ए प्लस बी क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता था टेन ए प्लस बी। तो टेन अल्फा प्लस फाइव है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टेन अल्फा प्लस फाइव। तो टेन अल्फा प्लस फाइव क्या होता है, टेन ए अल्फा प्लस टेन फाइव, वन माइनस टेन अल्फा टेन फाइव। वही टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा ही हुआ है ये 11th-12th में। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है इसने। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, टेन अल्फा प्लस फाइव आपने पहले ही निकाला हुआ है, टेन अल्फा प्लस फाइव कितना, डी प्लस एक्स बाई ए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, और टेन अल्फा कितना है वो हमने निकाला है, नहीं निकाला, वो टेन अल्फा हमने दूसरे वाले ट्राइंगल से निकाला था, डी बाई ए। तो मैं डी बाई ए पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने टेन अल्फा की जगह डी बाई ए पुट कर दिया। टेन फाइव मैंने नहीं निकाला, तो टेन फाइव की वैल्यू इससे आ जाएगी, इसलिए नहीं निकाला। तो पहली दो इक्वेशन का इस्तेमाल किया और उससे मैंने टेन फाइव निकाल लिया। ये टेन फाइव यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो सिंप्लीफाई भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये आ गया, आपने टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, तो डी बाई ए आ जाएगा, टेन अल्फा की जगह यहाँ पे भी पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा। और ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी प्लस एक्स जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए जो है वो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो वो इस तरह से लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसको क्रॉस सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो डी ए आ जाएगा, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई कर डी स्क्वायर टेन फाइव आ जाएगा, फिर ए एक्स आ जाएगा, फिर माइनस ए डी एक्स टेन फाइव आ जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दी। ये ए डी आ जाएगा और ए को फिर इससे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर टेन फाइव आ जाएगा। मैं सारा करके दिखा रहा हूँ आपको एक एक, ठीक है, कहीं आप बोलो वैसे आपको आता है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। अब ये टेन फाइव पार्ट है, अब जो भी टेन फाइव वाले हैं वो एक साइड ले लो। तो ये टेन फाइव वाला कंपोनेंट है, एक ये टेन फाइव वाला कंपोनेंट है और एक ये टेन फाइव। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ, किसी भी एक तरह से कर लो। तो आपका लास्ट में कंपोनेंट जो टेन फाइव के साथ कॉमन वाला पार्ट होगा वो टेन फाइव कॉमन ले लेना, बाकी बचा इधर आ जाएगा। और में जो बाकी टर्म्स थे ए एक्स ए डी और ए डी ए प्लस है, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ए एक्स। तो ए एक्स इधर सिर्फ बचा रहेगा। अब टेन फाइव ऐसे सेम रहेगा, इसके साथ जो चीज़ अनकॉमन थी वो एक ब्रैकेट के अंदर आ गई, उसको आप इस साइड ले जाओ। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो टेन फाइव इजिकल टू ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस डी एक्स। सेम यही चीज़ हम इससे भी कर सकते थे, किससे, जब हमने राइट साइड, ये दोनों इक्वेशन हमने राइट के हिसाब से निकाली है, दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करके, पहली दो इक्वेशन इसका। सेम ऐसे ही हम टेन अल्फा माइनस थीटा जो हमने निकाला इस वाले लेफ्ट साइड वाले का, फिर हम ये बड़े वाला ट्राइंगल लेते, उससे निकालते, लास्ट में उसको इस वाले ट्राइंगल को हम यूज़ करते। कहाँ है वो ट्राइंगल, ये वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो, ये अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा माइनस थीटा पता है, तो टेन अल्फ़ा माइनस थीटा का भी आपको मालूम होगा फॉर्मूला, टेन अल्फ़ा माइनस थीटा, इसका क्या होगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए बता सकता कोई, टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, सेम यही रहेगा। तो ए की जगह क्या है, अल्फ़ा है, बी की जगह क्या है, थीटा है, सॉरी थीटा है। तो यही चीज़ का आपको फॉर्मूला लगा देना है सेम इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं वही सेम फार्मूला लगाता हूँ टेन अल्फ़ा माइनस थीटा के लिए, तो मैं यहाँ लगाऊंगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फ़ा प्लस टेन थीटा। अब टेन अल्फ़ा आपको पता है, वो आपने अभी भी निकाला था थोड़ी देर पहले, ये देखो
ये रहा टेन अल्फा डी बाई ए। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसी इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इसमें पुट कर दूंगा और इसमें पुट कर दूंगा। टेन अल्फा माइनस थीटा थर्ड इक्वेशन में आपको दिया ही हुआ है, जिसको हमने सॉल्व करना है, जो हमने डिराइव किया था, डी माइनस एक्स बाई टू, ये रहा डी माइनस एक्स बाई ए, डी माइनस एक्स बाई ए। तो वो चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह, डी माइनस एक्स बाई ए। फिर उसको क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे सेम जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, ये यहाँ पे कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। आपका वहाँ से फिर क्या आएगा, टेन थीटा आ जाएगा, इस टेन थीटा की वैल्यू आएगी। तो वो टेन थीटा की वैल्यू आप जब आएगी तो वो नेचुरली कुछ इस तरह से आएगी। तो पहले वाले से हमने जो टेन फाई निकाला था, ए एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी एक्स की जगह वो बस माइनस वाला रहेगा, बाकी सारा सेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेन अल्फा माइनस थीटा, वहाँ टेन अल्फा प्लस फाई था। तो सेम ये टेन थीटा की वैल्यू सिमिलरली आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये मैं मान लेता हूँ कि आपने निकाल लिया, एक मैंने करके दिखाया और दूसरा आपको ट्रिक बता दी, सेम वही सेम फॉलो होगी। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ये टेन थीटा और टेन फाई आ गया आपका, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, मैं क्लीन ही कर लूँ, ठीक है। तो अब आपका ये वाला इक्वेशन एक आ चुका है, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, टेन फाई टेन कॉट। अब नेचुरली जब टर्न ले रहा है स्टेयरिंग, अगर ये डेवी स्टेयरिंग मैकेनिज्म के हिसाब से टेन थीटा और टेन फाई आया, तो नेचुरली इस टेन थीटा टेन फाई की इक्वेशन को प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टेयरिंग फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने डेवी स्टेयर मैकेनिज्म जो बनाया है वो कम से कम इसको फॉलो करेगा तभी तो हमारा व्हीकल सही चलेगा। तो वो फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट शेयरिंग है, एक सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन ले, यही है इस इक्वेशन का मतलब। तो यानी कि इसका जो फाई और थीटा आएगा, टेन का थीटा और टेन का फाई, ये दोनों, ये इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। अब टेन थीटा टेन फाई और कॉट फाई में क्या रिलेशन है, तो आप कॉट फाई को वन बाई टेन फाई लिख सकते हो, कॉट थीटा को वन बाई टेन थीटा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब मैं इसी इक्वेशन में, क्योंकि मुझे वो थीटा और टेन फाई ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो टेन फाई और टेन थीटा में इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए एक्स डी और डी एक्स वाली वैल्यू जो। तो इसकी जगह मैंने यहाँ ये पुट कर दिया, जो हमारा इक्वेशन आया था टेन फाई की जगह ये वाला पुट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और टेन थीटा वाला ये पुट कर दिया। तो ये दोनों पुट करने के बाद, यहाँ पे पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, ए एक्स नीचे कॉमन आ जाएगा, बाकी आप दोनों सेम एज इट इज़ रहेंगी। जो ए स्क्वायर है और डी स्क्वायर है वो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला माइनस डी एक्स प्लस डी एक्स बन जाएगा, और ये प्लस डी एक्स टू डी एक्स, और यहाँ पे राइट साइड में सी बाई बी है ही। तो आपका सिंपल ऐसे रहेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, रेशियो क्या आएगी, ये आएगी। अब डी बाई ए एक्चुअल में था क्या, डी बाई ए आपका अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा था, टेन अल्फ़ा, ये डी बाई ए है, ये टेन अल्फ़ा कहला। तो मैं यहाँ अगर डी बाई ए को टेन अल्फ़ा रख देता हूँ, डी बाई ए को टेन अल्फ़ा रखता हूँ, तो टू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई बी। तो टू को इधर ले आऊँगा तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई टू बी, ठीक है। अब ये जो सी बाई बी है वो क्या है आपका, 0.4 से 5 के बीच में रहता है। अब ये क्या ऐसे पता लगा सर, ऐसे कैसे, तो ये जो है ये ए बी सी था क्या, मैंने आपको बताया था, ये व्हीकल है जो, इस व्हीकल के ये फ्रंट व्हील है और ये रेयर व्हील है, ये फ्रंट व्हील है और ये रेयर व्हील है, ये फ्रंट व्हील और ये रेयर व्हील। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये स्टैंडर्ड होता है, गाड़ी अपने जिस गाड़ी का डिज़ाइन किया जाता है उस गाड़ी के हिसाब से वो डिज़ाइन रहेगा। तो ये बी रहता है, व्हील ट्रैक व्हील बेस बोलते हैं जिसे, व्हील ट्रैक व्हील के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाइवटेड सेंटर पॉइंट होता है, उस पाइवटेड सेंटर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पाइवटेड सेंटर डिस्टेंस, तो वो सी होता है। तो वो ए बी सी जो है वो वैल्यू फिक्स है, हर व्हीकल की अपनी पर्टिकुलर वैल्यू है जो आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो वो जनरली हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करनी पड़ती है, जब भी कोई गाड़ी बनाता है तो उसे ऑटोमोटिव का एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें 10,000 पॉइंट लिखे होते हैं, वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सीट पे आप बैठे हो तो आपका स्टीयरिंग आप आधे ह्यूमन बॉडी से कितनी दूर है, जो व्हीकल सीट पे बैठेगा उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखते हैं। अगर आप अमेरिका में जाओगे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से मेंटेन किया हो। इंडिया में थोड़ा सा कम है तो उसके हिसाब से ये सी बाई बी का रेशो अलग अलग है, तो हर जगह अलग अलग है। तो सेम सीट की पोजीशन, हर चीज़ की पोजीशन देखी जाती है, वैसे ही ये देखी जा रही है। तो ये सी बाई बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.4 से 0.5 के बीच में।
तो जब मैं 0.4 से 0.5 के बीच में मान के चलूँगा तो एक बार 0.4 और 0.5 दोनों पुट करके देखूंगा और उसके बाद डिवाइड बाई 2 भी करूँगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग एंगल आएंगे अल्फ़ा के। तो एक आएगा 11.3 डिग्री, एक आएगा 14.1 डिग्री। इसका मतलब मेरी अल्फ़ा की वैल्यू कितने के बीच में रेंज करनी चाहिए? 11.3 डिग्री टू 14.1 डिग्री इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस फॉर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग। तो डेविस स्टेयर मैकेनिज्म इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उसके लिए अल्फा की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 11.3 टू 14.3। इसीलिए स्टीयरिंग करते वक्त ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पोजीशन तक ही आपका ये स्टेयर कर सकते हो, क्योंकि अल्फा आपका पहले ही फिक्स है और उसके बाद मैक्सिमम आप उतना ही ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अल्फा कितना है यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, ये देखो अल्फा ये रहा। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आपकी मैक्सिमम जो रहेगी ये आपकी 11.3 से लेके 14.1 डिग्री तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से लेफ़्ट मोस्ट जब आप जाते हो तो स्टीयरिंग एक लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन तक ही जा सकती है। जब राइट टर्न लेते हो तो राइट टर्न तक ही आपकी एक व्हील जो है वो मैक्सिमम जा सकती है एक्सट्रीम पोजीशन तक। और लेकिन हर पॉइंट पे जब भी एक लेफ्ट से लेके राइट, राइट से लेके लेफ्ट या सेंटर तक जो भी एंगल बन रहा है उस हर पॉइंट पे वो प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग फॉलो करेगा। ये खासियत है आपकी डेविस की। लेकिन स्लाइडिंग मेंबर होने की वजह से, यहाँ स्लाइडिंग मेंबर हो गया है, उसकी वजह से इसकी वेयरिंग हो जाती है और बाद में ये इनएक्यूरेट होने लगता है, तो डैमेज भी हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको कम यूज़ करते हैं, प्रेफर हम किसको करते हैं? इसको करते हैं, एक्क्रमन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका एक्क्रमन स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये भी लिंकेज है इसके अंदर, सर ये वाला लिंक। हाँ बोलो सर इसमें एंगल कैसे, वो कैसे, टर्निंग रेडियस कैसे निकलेगा सर व्हील का? टर्निंग रेडियस पिछली बार निकाला ना, टर्निंग रेडियस तो सेम वैसे ही प्रोसेस है। ये वाला पहले निकाल दिया था ना, ये कल थे तुम क्लास में? यस सर। कल निकाल के दिखाया था ना। हाँ सर, और सर वो तो सर चारों व्हील का अलग अलग हो गया। हाँ, और सर हमें अगर पूरी गाड़ी का चाहिए सर, वो कैसे निकलेगा पूरी कि गाड़ी गाड़ी का कितने? पूरी गाड़ी का नहीं फॉलो करना हमें। अगर प्रिंसिपल, अगर चारों व्हील हमें चाहिए कि सेम सेंटर के अबाउट रोटेट करे, तो व्हील से जो सेंटर निकल रहा है, व्हील से जो सेंटर निकल रहा है हर व्हील से, वो एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन लेना चाहिए। पूरी बॉडी ले ना ले, आपके व्हील का जो सेंटर है वो हमेशा सेंट्रल एक्सिस है, वो हमेशा एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट करना चाहिए। वही तो है प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग, वो हमें फॉलो कराना है। पूरी बॉडी का हमें उससे मतलब ही नहीं है। पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आएगी या सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें व्हील से मतलब है, क्योंकि हमारा व्हील ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में, तो जो भी रबिंग होगी या फ्रिक्शन होगा वो व्हील और ग्राउंड के बीच में होगा। वहाँ पे स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए वो हमने इक्वेशन निकाली थी, कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इक्वल टू सी बाई बी। तो वो व्हील के लिए ही हमें फॉलो करनी है सारी। समझ में आया? नहीं, यस सर। वो व्हील के लिए ही फॉलो कराना हमें, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास ले रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी हमारी कांटेक्ट में नहीं। कांटेक्ट में कौन सी है? व्हील का टायर है जो कांटेक्ट पॉइंट है, वहीं पे आपकी स्लिपिंग या स्किडिंग होगी। बाकी तो हवा में है ना, तो इसीलिए हमें लेकिन बस वो हाँ चारों व्हील का सर अलग अलग आएगा ना टर्निंग रेडियस तो? हाँ, चारों और आएगा अलग। हाँ, और लेकिन गाड़ी का सर एक ही होता है पर्टिकुलर? गाड़ी का एक वो हाइपोथेटिकल आप ले रहे हो, एक्चुअल में आपको, आप अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। आपको निकालना है, ये टर्न ले रहा मान लो, ये आपका व्हील है, ये आप निकालना चाहो तो टर्न ले रहा तो निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास ले लो, उसका निकाल लो, ठीक है? पॉइंट से कितनी दूर है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील या रियर इनर व्हील इंस्टेंटेनियस सेंटर से। तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास नेचुरली बीच में आएगा। तो इसमें जो बॉडी का ये जो डिस्टेंस था ये कितना था आपका? बी कहलाता था, सी। तो ये सी का c/2 और ऐड कर लेना, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, और उसके हिसाब से इसका निकाल लो। लेकिन वो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, मैं वो कह रहा हूँ। निकालने का फ़ायदा है ये है कि आपका व्हील जो है वो स्लिपिंग ना करे। तो हमारा मकसद तो तभी होना चाहिए ना जो कोई लॉजिक हो। तो हमें निकालने का पॉइंट इंटरेस्ट यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है, हर व्हील के ग्राउंड कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन हो रही है, इसलिए हमें निकालने का इंटरेस्ट हमारा वही है, उसी का रेडियस निकालना, ताकि वो रेडियस को फॉलो करे। चारों अलग अलग रेडियस हैं। एक मिनट, ये ब्लू से, इसका रेडियस ये रहा इंस्टेंटेनियस सेंटर से, इसका ये रहा। हर एक का रेडियस, टर्निंग रेडियस सेम होगा अलग होगा? ये सबका रेडियस अलग है ना।
चारों का डिफरेंट रेडियस के अबाउट ये टर्न ले रहे हैं, ये इधर ले रहा है, ये इधर ले रहा है, ये इधर ले रहा है। हमें चाहिए कि ये जो डिफरेंट रेडियस है उनको ये व्हील फॉलो करे ताकि इनका सेंटर जो है वो सेम आए। क्यों आए? क्योंकि हर जगह पे जो कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन आ रहा है वो हमारा ना हो, मतलब फ्रिक्शन हो लेकिन स्किडिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो। हम चाहते हैं वहां पे हमेशा कांटेक्ट में रहे और प्योर रोलिंग की तरह जाए। वो तभी जा और सकता सर डेविस में, है। डेविस में भी सर वही है। जैसे सेंटर नहीं बनता सर, क्या नहीं बनता? उसमें डेविस में सेंटर बन तो रहा है, कहाँ है ये बन तो रहा है। इसीलिए तो हमने यहाँ ये डेविस में इक्वेशन सॉल्व करी, उसमें tan फाई tan थीटा हमने जो ये जो tan फाई और tan थीटा निकाला कि भाई हम डेविस स्टेयर मैकेनिज्म रखेंगे तो उसके हिसाब से tan फाई और tan थीटा कितना आएगा, तो वो हमने निकाल लिया। वो कहाँ था? ये रहा, ये फॉर्मूला आया था, ये देखो। हाँ कहाँ गया? ये रहा, ये वाला यहाँ निकाला। ये डेविस स्टेयर मैकेनिज्म के हिसाब से आया। लेकिन क्या ये टर्न लेते वक्त चारों व्हील सेम इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे? तो उसके लिए इक्वेशन हमने पहले ही बना रखी है, cot फाई माइनस cot थीटा। तो उसमें हमने पुट करके देखा इस tan फाई और tan वाली वैल्यू को, tan थीटा वाली वैल्यू को ऐसे पुट करके देखा। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ नीचे करी थी, ये करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग वाली इक्वेशन में यहाँ देखो पुट किया दोनों को, और पुट करके फिर इससे सेटिस्फाई करके जो इक्वेशन आई है वो फॉलो अप करिए कि अल्फा जो है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग को, और डेविस स्टेयर के हिसाब से जो tan फाई tan थीटा आ रहा है वो हमें इसमें पुट करके जो इक्वेशन बनी उसके हिसाब से हमारी जो tan अल्फा की वैल्यू है वो 11.3 डिग्री या 14.1 डिग्री आना चाहिए। तो वही तो हमने बोला। आया नहीं आया समझ में? सर इसी को एंटी एकरमैन बोलते हैं सर, डेविस को ही। डेविस को नहीं बोलते, बोल देते हैं एंटी एकरमैन, लेकिन क्योंकि एकरमैन वाला जो है वो फॉलो अप होता है, ठीक है। एकरमैन जो है एक्चुअल में बाद में आया है, डेविस जो था वो पहले आया। अब एंटी एकरमैन क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं पहले वो समझा देता तो ईजी हो जाता तुम्हारे लिए। एक्चुअल में होता क्या है इसमें, फ्रंट, ये जो फ्रंट व्हील है ये फ्रंट एक्सेल है। ये मैकेनिज्म जो ABCD लगाया 4 बार लिंक, ये फ्रंट एक्सेल से आगे लगाया पीछे लगाया? डेविस में आगे। आगे लगाया। अब जब हम करेंगे ये एकरमैन वाला तो एकरमैन में उल्टा लगेगा। ये फ्रंट एक्सेल है AB, इसमें वो जो 4 बार चेन लगी है वो ADCB ये रही, ठीक है। ABCD 4 बार चेन है। ये फ्रंट एक्सेल से आगे लगी पीछे लगी? पीछे लगी हुई है सर। पीछे लगी है, इसीलिए से एंटी बोल देते हैं। ये रीजन है इसका बोलने का, ठीक है। और एक्चुअल में इसे एकरमैन ने नहीं बनाया था, इसे बनाया एक्चुअल में एक साइंटिस्ट था जर्मन का। जर्मन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, इसलिए आप जानोगे ऑटोमोबाइल के लिए सबसे फेमस जगह जो है अगर आपको कहीं जाना है हायर स्टडी के लिए तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जर्मनी। वर्ल्ड वॉर में भी आपको पता है इतने बड़े बड़े तोप बनाए थे, टैंक बनाए, सब कुछ इन्होंने ही बनाया था। बहुत एडवांस थे इनके जहाज़ वगैरह। तो पता ही होगा आप लोगों को इस बारे में, हिस्ट्री पढ़ी है आपने। तो वहाँ के जो जो फोरमैन थे और जो ये मतलब साइंटिस्ट थे वो बहुत स्ट्रांग थे इस कॉन्सेप्ट में। तो ये जो एंटी एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म ये भी जर्मन का ही बंदा था, कारिज बिल्डर्स लैंगस्बर्गर 1817 में दिया था। लेकिन इसने पेटेंट नहीं किया। पेटेंट किसने कराया? इसके एजेंट ने, इंग्लैंड का था रुडोल्फ। तो ये साले चोर होते हैं, इसने अपने नाम पे डाल के बना दिया। तो जिसके नाम पे डाल के बना वो काम कर गया। तो अंग्रेजों ने बनाया ही ये है कि भाई जो पेटेंट कि भैया जो जिसके नाम पे पेटेंट हो गया उसकी वैल्यू रहेगी। अब वो 1818 में फिर इसके नाम पे ये पॉपुलर हुआ, इसलिए इसका नाम जो है वो एकरमैन बना है। हालांकि बनाया इसे जर्मन के साइंटिस्ट ने था, कैरेज बिल्डर ने। चलो कोई नहीं, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है और लेटेस्ट जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो एकरमैन वाला यूज़ होता है। उसका रीज़न क्या है? फ्रिक्शन कम होती है। वो कैसे होगी? क्योंकि इसमें कोई स्लाइडिंग पेयर नहीं रखेंगे, इसमें सारे टर्निंग पेयर रखे हैं। सेम 4 बार लिंकेज लगा रहे हैं। 4 बार लिंकेज कहाँ पे है मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फ्रंट एक्सेल है, ये फ्रंट एक्सेल है। अब मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा आपको इसका 4 बार लिंकेज। तो AB, BC, CD और AD, ये आपका 4 बार लिंकेज है, एकरमैन ने जो बना के दिया। अब वो कैसे बना के दिया वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लो कि हम लेफ्ट टर्न ही ले रहे हैं, हर बार लेफ्ट टर्न ही ले रहा हूँ। और लेफ्ट वाला व्हील जो है वो पहले स्ट्रेट पोजीशन पे यहाँ था, जब टर्न लिया तो वो कितना टर्न किया? थीटा एंगल टर्न किया लेफ्ट वाला। राइट वाला स्ट्रेट था, जब लेफ्ट टर्न किया तो ये कितना एंगल टर्न किया? फाई एंगल टर्न किया, ठीक है।
तो वही फाई एंगल यहाँ पे भी दिखा रखा है कि ये फाई एंगल टर्न कर रहा है, ये एंगल थीटा टर्न कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको बड़ा करके, यही वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को, ये पूरे डायग्राम को यहाँ पे मैं नीचे ला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे दिखा रहा हूँ देखो, मोस्टली बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। अब जो 4 बार लिंकेज लगा वो ये ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी ये स्ट्रेट पोजीशन है, ये स्ट्रेट पोजीशन के टाइम पे जो हेल्ड करके रखा है हमने वो है। तो वर्टिकल के साथ, लॉन्गिट्यूडनल के साथ जो ये बी सी लेंथ बना रहा है उसको कितना एंगल बनाता है जब स्ट्रेट होता है तो अल्फा, और ये वाला भी कितना बना रहा है अल्फा। मेरी स्ट्रेट पोजीशन में बना के दिखाऊं क्या, ये ब्लू कलर से दिखा देता हूँ लोग, ये स्ट्रेट पोजीशन के टाइम पे यहाँ पे है, ये मेरी स्ट्रेट पोजीशन थी जब गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, तब ये पोजीशन है, ए बी सी डी सब इस पोजीशन पे। अब मैं मानता हूँ कि मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए मेरा सी जो है वो यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ आ जाएगा सी डैश पे, और डी जो है ट्रैवल होके यहाँ डी डैश पे आ जाएगा। जब मैं उसे टर्न करूँगा, स्टीयरिंग घुमाओगे ना आप गाड़ी में बैठ के, जिसमें एक्रोमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगा, तो उसकी वजह से ये इस तरह से मूवमेंट लेगा कि सी आपका सी डैश पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और डी जो है आपका डी डैश पे आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो। तो जब ये स्ट्रेट पोजीशन में तब ये वाली रॉड भी अल्फा बना रही है, ये वाली रॉड भी अल्फा बना रही है। अब मैं इसका डिस्टेंस ए डी जो रॉड है, ये ए डी और ये बी सी, इन रॉड का डिस्टेंस लेंथ जो है वो आर है, ठीक है। और ये दोनों बराबर रहती हैं, ये दोनों बराबर लेंथ की है। फिर दो पैरेलल रॉड होती हैं, एक ए बी और एक सी डी, ठीक है। जो छोटे वाली लेंथ है वो हमेशा इससे पीछे रहेगी, सी डी, ठीक है। तो सी डी की लेंथ हम मान लेते हैं एल है, छोटे वाले लेंथ की रॉड की, और जो बड़े वाला पैरेलल रॉड है उसकी लेंथ है सी, क्योंकि ये पाइवेटेड सेंटर है। ए जो है पाइवेटेड सेंटर, पाइवेटेड सेंटर का मतलब क्या है, इसके अबाउट जो लेंथ होती है ये व्हील होता है, माउंटेड होता है, स्टब एक्सेल होता है, इस पे माउंटेड है स्टब एक्सेल, स्टब एक्सेल पे आपका व्हील। तो जब भी टर्न लेंगे तो ये वाली चीज़ मूव करती है, यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका व्हील ऐसे लेफ्ट टर्न लेते वक्त यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेगा तो ये पीछे आ जाएगी, व्हील ऐसे आ जाएगी, ये रॉड ऐसे आ जाएगी, तो आपका इस साइड टर्न लेगा, तो ये थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंगल, ये एंगल कितना बनाया 5, ठीक है। तो वही एंगल 5 को यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये एंगल 5 है, यहाँ पे एंगल ये थीटा है। जब टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो सी सी डैश पे आया, तो कितना ये रॉड ने जितना एंगल बनाया ये भी उतना ही बनाएगा जितना आपका व्हील टर्न करेगा, यानी थीटा, तो थीटा बनाया। इस वाले व्हील ने भी जब लेफ्ट टर्न लिया तब कितना एंगल बनाया 5 बनाया, ठीक है। इस तरह से अब जो सी की पोजीशन पहले पोजीशन थी वो इससे बराबर ही होगी, क्योंकि स्ट्रेट पोजीशन पे था, तो इस वर्टिकल से वाई डिस्टेंस था, तो सेम डी भी आपका कितना डिस्टेंस होगा इस वाले वर्टिकल से, ये भी वाई होगा, तो वाई लिख दिया। जब आपका लेफ्ट टर्न लेने के बाद सी जो है सी डैश पे पहुंचा, सी डैश पे पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सी टू सी डैश कितना है, ये डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पे मार्क कर दिया। सेम ऐसे ही डी से डैश पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस पहुंचा, डी एक्स डिस्टेंस पहुंचा, तो डी से डी डैश भी एक्स डिस्टेंस पहुंचा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। फिर से सेम ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे, और उस ट्राइंगल की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्राइंगल देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, लेंथ वगैरह आर वगैरह एल में ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। कि ये पीछे वाले को ट्रैक रॉड बोलते थे, छोटे वाले रॉड को ट्रैक रॉड बोलते हैं। तो सी डी जो है वो एल के बराबर है, बड़े वाली लेंथ जो है वो किसके बराबर है, आपका सी के, और ये ए बी सी और ए डी जो है वो बराबर लेंथ के होते हैं, उसे आर से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब पहला ट्राइंगल आप देख रहे हो उसमें बोलता है साइन अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला अल्फा है। अब ये यहाँ से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, फाइनल पोजीशन कहाँ है ये, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस था, उससे ये हॉरिजॉन्टल ये इतना मूव किया, 90 डिग्री यहाँ बना दे रहा हूँ, और ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया भाई, बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा, तो मैं ये पूरा एंगल कितना बन गया, थीटा प्लस अल्फा। अब मुझे इसमें से डिस्टेंस कौन कौन सा मालूम है, तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम है, देखो ये y था यहाँ तक, फिर c से लेके c डैश तक ये x था, तो ये y प्लस एक्स, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इसको o मान लूँ तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। रेड कलर से दिखा दूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये x प्लस वाई बन गया, तो ये डिस्टेंस मुझे मालूम है। और कोई डिस्टेंस मालूम है, ये बी सी की नई पोजीशन कौन सी है, ये जो कि हाइपोटेन्यूज बन रही है इस ट्राइंगल में, और वो बी सी है क्या, ट्रैक रॉड ही तो है, ये
ये लेंथ ऑफ द ये रॉड है, आर ही तो था BC, तो BC डैश भी तो आर ही रहेगा, फिक्स रहेगा ना, तो ये आर है। तो अब मुझे ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो इन दोनों के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है एज पर दिस एंगल। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं जरा यहाँ निकाल लेता हूँ, साइन ही आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो जाएगा। कोसेक लोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये पता लगना जरूरी है, रटना नहीं है डेरिवेशन करते वक्त कि ये क्यों ले रहे हैं, कॉज क्यों नहीं ले रहे। कॉज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये लेंथ बेस हमें नहीं पता, बेस की लेंथ नहीं पता, जो लेंथ पता होगी उसी में तो फॉर्मूला निकलेगा। तो जो पता है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है। तो साइन अल्फा, एक मिनट डिलीट कर मेरी, साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है x प्लस वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो मैं यहाँ r पुट कर देता, तो एक इक्वेशन ये बन गई कि नहीं भाई, क्लियर। अब सेम यही ऐसी इक्वेशन ये दूसरी साइड लगाएगा, इस साइड भी ले लेता है, तो इधर की फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये a फाइनल पोजीशन कौन सी हुई है, हिडन लाइन वाली d डैश तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और ये वर्टिकल लाइन, सॉरी ये, तो 90 डिग्री हो गया ये। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा इनलार्ज कर दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए समझना। तो ये एंगल कितना रहा, ये एंगल है, ठीक है। तो आपको ये देखो पूरा एंगल कितना था अल्फा, ये एंगल कितना था फाई, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये ब्लू कलर वाला, ये कितना बचा अल्फा माइनस फाई। तो यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ अल्फा माइनस फाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी डैश है, फाइनल पोजीशन था, और यहाँ ओ मान लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हॉरिजॉन्टली मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो ये 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये एंगल में डायमेंशन कौन कौन सी पता है, ये जो ए डी है वही ए डी, इधर न्यू पोजीशन डी की डी डैश आई तो ये ए डी डैश है, ए डी डैश आर के बराबर ही है, तो ये लेंथ जो है ये आर ही है। और ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ डी डैश ओ के बराबर है, ये है कैसे निकलेगी कैसे, जब डी की पोजीशन यहाँ थी तो ये हॉरिजॉन्टल से कितनी दूर था, यहाँ से वर्टिकल से डी जो था वाई डिस्टेंस दूर था, जब इसकी न्यू पोजीशन मूव किया डी से डी एक्स तक मूव किया तो कितना मूव किया एक्स डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी डैश ओ जो है वो वाई माइनस एक्स। अब फिर से ये 90 डिग्री है, ये एंगल है हमारा, एंगल के हिसाब से हमें कौन कौन सी डायमेंशन पता है, एक ये वाली पता है और एक ये वाली पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो फिर से क्या लोगे, साइन अल्फा माइनस फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन है साइन अल्फा प्लस थीटा x प्लस वाई बाई आर, और ये है साइन अल्फा माइनस फाइव वाई माइनस एक्स बाई आर। तो दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, दो ज्योमेट्री से हमने ये दो इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कट कटा के आपका 2y बाई आर हो जाएगा, और साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा। और ये 2 साइन अल्फा कहाँ से आ रहा है, जो नॉर्मल पोजीशन थी साइन अल्फा की, सर 12-11 हो गए, बस छोड़ दे रहा हूँ, ये वर्ड परपेंडिकुलर है आपका, क्योंकि ये छोड़ दूंगा तो फिर खत्म नहीं होगा ना, अब ये खत्म ही होने वाला बस। ये वाले में आपका साइन अल्फा ये रहा, ठीक है, ये आर है, और ये पूरा डिस्टेंस ये कितना था वाई है, तो इस साइन अल्फा से जो स्टेट पोजीशन के टाइम पे था वो वाई बाई आर आ गया, तो इसलिए वाई बाई आर को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वाई बाई आर को साइन अल्फा रख दिया। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो साइन अल्फा प्लस थीटा इजिकल टू प्लस साइन अल्फा माइनस फाइव विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फा। तो ये एक्रोमैन का इक्वेशन है, इसको फॉलो करता है वो, तो एक्रोमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म ये। अब जब ये वाली इक्वेशन को हम ये पुट करते हैं, इसको इसमें क्यों नहीं पुट किया कॉट फाइव वाली में, क्योंकि ये कॉट फाइव प्लस कॉस थीटा को सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ 3 एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, 3 थीटा की 3 पोजीशन होगी, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, और थीटा 1 के रेस्पेक्ट में फाइव 1 होगा, थीटा 2 के रेस्पेक्ट में फाइव 2 होगा, थीटा 3 के रेस्पेक्ट में फाइव 3 होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टायर का है, ये राइट टायर का है, और ये लेफ्ट टायर का है। तो सिर्फ 3 पोजीशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पहली एक तो न्यूट्रल, जब स्ट्रेट चल रही हो तो बीच वाली ले लेते हैं, जब थीटा 2 ही मान लेते हैं, थीटा 2 जो है वो न्यूट्रल पोजीशन है। मैं दो बता देता हूँ, तीनों पोजीशन कौन कौन सी होंगी, सिंपल समझा देता हूँ। ये जब ये वाली इक्वेशन, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा हर टाइम पे, ये बस 3 एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, जब आपकी व्हीकल स्ट्रेट चल रही होगी, ये व्हीकल स्ट्रेट चल रही होगी, तब आप एक बार थीटा आपका 0 होगा,
ठीक है, तो उस टाइम पे आपका फाई भी 0 होगा, तो कोई स्टेयरिंग नहीं होगी, तो उस टाइम पे ये सेटिस्फाई करेगा एग्जैक्ट। एक्रोमन का जो इक्वेशन अभी आया है साइन अल्फा प्लस थीटा, ये वाला इक्वेशन जो आया है, ये आपका कॉट फाई माइनस कॉट थीटा के टाइम पे जो एंगल आएंगे उसको तभी सेटिस्फाई करेगा सिर्फ जब स्ट्रेट चल रही होगी। और एक जब लेफ्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट, जितना मैक्सिमम लेफ्ट आप जा सकते हो वो, और मैक्सिमम राइट जब जाते हो वो, तो लेफ्ट जाते वक्त जो थीटा होगा वो, और राइट तक जाते होगे तब इस वाले का थीटा और इसका फाई, और लेफ्ट जाते वक्त इसका फाई और इसका थीटा दोनों होंगे। मान लेते हैं ये थीटा 2 है, लेफ्ट जाते वक्त इसका फाई 2 है, जब राइट जा रहे हैं तो इसका थीटा 2 है, ये थीटा फाई 3 है। तो ये दो एंगल और रहेंगे जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम टाइम के टाइम पे ही आपका एक्रेमैन का जो एंगल आएगा वो आपका करेक्ट स्टेयरिंग वाली इक्वेशन को, कॉट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी टाइम पे ये सेटिस्फाई नहीं करता। फिर क्वेश्चन उठता है कि जब बीच वाले एंगल होंगे उसमें फिर हम स्किड करेगा, तो स्किड इसलिए ना के बराबर होगा क्योंकि आपका ऑलमोस्ट जो थीटा और फाई की वैल्यू हर टाइम पे जो आएगी वो हमेशा कॉट थीटा और कॉट फाई वाली और कॉट थीटा की वैल्यू आ रही है उसके बहुत क्लोज होगी। मान लो थीटा की वैल्यू आ रही है 24.2, मान लेते हैं 8 डिग्री आ रही है, तो 8 डिग्री इसमें से जब हम फाई थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो 8.1 या 8.01 ऐसे आ रही है, तो बहुत क्लोज है, इसीलिए वो ना के बराबर स्किडिंग है। तो हम उसे अजम्पशन के बेसिस पे ले रहे हैं, लेकिन फ़ायदा अजम्पशन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, डेविस में तो नहीं ले रहे थे। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे वेयरिंग हो रही है, उसमें स्लाइडिंग मेंबर लगा था, इधर क्या लगा है टर्निंग मेंबर, तो टर्निंग की वजह से आपकी जो वेयरिंग हो रही है वो वेयरिंग नहीं होगी और ये ज़्यादा लंबे समय तक आपका काम देगा, लाइफ जो होगी इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें टर्निंग पेयर लगा है, तो वेयरिंग कम होगी फ्रिक्शन की वजह से। इसीलिए हमारा यहाँ कंपनसेट करना जरूरी है, अजम्पशन लेना जरूरी है, और ये क्वेश्चनों में आता है पेपर में, ये ध्यान रखना। मैं अभी बस ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं अगर किसी को नहीं, ठीक है।